everyone, this is Neha. Welcome back to the channel. Hope you all are doing good. तो बच्चा हमारी थर्ड यूनिट डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर हमारे पास में टोटल 3 चैप्टर्स है, जिसमें से 2 चैप्टर्स हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार कर लिए। आज स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड चैप्टर, प्रॉब्लम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। उससे पहले अगर चैनल पे नए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही वीडियोस आए आपके पास में इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। अब बच्चा टॉपिक पर आने से पहले कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है, एक्सेस डिमांड क्या है, कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स है, वो कॉन्सेप्ट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम दोनों ही सिचुएशन में हो रहा है। अब हमें पता है इक्विलिब्रियम कब होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, उस सिचुएशन में कंट्री के अंदर क्या होता है, इक्विलिब्रियम। बट एक है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एक है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझना, मैं कहती हूँ जब कंट्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सबका फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, लैंड हो, मशीनरी हो, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो। जब रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन होता है तब टोटल आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है जिसकी वैल्यू है ₹10 करोड़। कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है, ₹10 करोड़ की वैल्यू का। तो बेटा एग्रीगेट सप्लाई कितनी है, ₹10 करोड़, ठीक है। और उतनी ही डिमांड भी आ जाती है, एग्रीगेट डिमांड भी कितने की हो गई, ₹10 करोड़ तक की आउटपुट की। तो इस सिचुएशन के अंदर एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड क्या है, इक्वल है। प्लस रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है कि एक कंट्री की कैपेसिटी है कि वो कंट्री कितने रुपीस तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, ₹10 करोड़ तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है। उतनी ही सप्लाई हुई, उतनी ही डिमांड हुई, सप्लाई और डिमांड दोनों इक्वल है, मतलब कंट्री के अंदर इक्विलिब्रियम है और रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम भी हो रहा है और साथ साथ में जितने भी रिसोर्सेज थे उन सारे रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन भी हो रहा है। दिस इज नोन एज फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। वहीं सेकेंड है हमारे पास में अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब समझना, देखो कंट्री की कैपेसिटी कितनी है कि वो ₹10 करोड़ तक का आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है, बट एक्चुअली आउटपुट प्रोड्यूस हुआ कितने का, ₹8 करोड़ तक का। कितने का आउटपुट प्रोड्यूस हुआ, ₹8 करोड़ का। एग्रीगेट डिमांड भी उतनी आ गई, कितनी आ गई, ₹8 करोड़। अगेन एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड तो इक्वल है, बट अब कंट्री के रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, क्योंकि कंट्री की कैपेसिटी है कि वो आउटपुट प्रोड्यूस कर सकती है ₹10 करोड़ तक का, बट यहाँ पर एक्चुअली कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है, ₹8 करोड़ तक का। तो एग्रीगेट डिमांड तो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, इक्विलिब्रियम तो हो रहा है, बट कंट्री के रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। इस सिचुएशन को बोला जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। आई होप ये बात क्लियर है। अब डेफिनेशन देख लो जी, इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन कंट्री के अंदर व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है तभी तो इक्विलिब्रियम है। विद फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज का भी क्या हो रहा है, फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है। 10 करोड़ की कैपेसिटी है, 10 करोड़ का ही आउटपुट बना दिया, समझे। देयर इज नो एक्सेस कैपेसिटी, कोई एक्स्ट्रा कैपेसिटी नहीं बची, जितनी कैपेसिटी थी उतना आउटपुट बना दिया, किसी तरह का कोई अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है कंट्री के अंदर। इस सिचुएशन को बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, समझे। अब सेकंड है इट रेफर्स टू द सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन इन द इकोनॉमी व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तो इक्वल है, इक्विलिब्रियम तो हो रहा है, बट विदाउट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, कंट्री की कैपेसिटी थी ₹10 करोड़ तक का आइटम बनाने की, बट एक्चुअली आइटम बनाया गया ₹8 करोड़ तक का। देयर इज एक्सेस कैपेसिटी और अनएम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी रह गई, कितने की रह गई, ₹2 करोड़ तक की कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट है। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो दोनों सिचुएशन में इक्विलिब्रियम हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है। अगर रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है तो वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अगर रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा तो वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। कॉपी करो। अब देखो सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारे पास में वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखो वॉलेंटरी का मतलब क्या होता है, अपनी इच्छा से। अगर मैं कहती हूँ कि
कोई पर्सन अपनी इच्छा से ही काम नहीं करना चाहता, या फिर जो एग्जिस्टिंग उसको वेज रेट मिल रही है, एग्जिस्टिंग जो सैलरी या वेजेस मिल रही है उस पर वो काम करना नहीं चाहता, उसे बोला जाता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। कि भाई काम है, वेजेस भी डिसाइडेड हैं, बट वो या तो काम करना ही नहीं चाहता, या फिर जो उसको एग्जिस्टिंग सैलरी या वेजेस मिल रही है वो उस पर काम नहीं करना चाहता, तो यहाँ पर वो अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है। इसे हम बोलेंगे वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बट इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मतलब वो पर्सन अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो पर्सन काम करना चाहता है, जो भी मार्केट में उसको वेजेस या सैलरी मिल रही है एग्जिस्टिंग वेजेस उस पर काम करना चाहता है, स्टिल उसको काम नहीं मिल रहा है। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। डेफिनेशन देखो, इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट विलिंग टू वर्क एट ऑल। एक ऐसी सिचुएशन जब लोग अपनी इच्छा से काम करना ही नहीं चाहते, और आर नॉट विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, या फिर ऐसा कह लो काम करना चाहते हैं तो जो एग्जिस्टिंग उनको सैलरी या वेजेस मिल रही है, जो एग्जिस्टिंग वेज रेट है उस पर वो काम करना नहीं चाहते। इस सिचुएशन को बोला जाता है वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब काम है उनके लिए, वो अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहते। दिस सिचुएशन इज वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वहीं सेकेंड है इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन सम पीपल आर नॉट गेटिंग वर्क इवन व्हेन दे आर विलिंग टू वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट। जब उन लोगों को काम मिल ही नहीं रहा, दे आर नॉट गेटिंग वर्क, वो काम करना चाहते हैं फिर भी उन्हें काम नहीं मिल रहा, और वो काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, जो भी प्रेजेंट में सैलरी या वेजेस मिल रही है 10,000 5,000 जितने भी मिल रहे हैं वो उतने पर काम करने को तैयार है, उन्हें जरूरत है नौकरी की, स्टिल उन्हें किसी तरह का काम नहीं मिल रहा। इट इज नोन एज इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चा, जब हम कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, तो हमेशा हम सिर्फ इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को काउंट करते हैं, वॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग काउंट नहीं करते, क्योंकि यहां पर वो जो पर्सन है वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ हाउसवाइफ्स की बात कर लो, हम उन्हें बेरोजगार नहीं कह सकते, हम उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, क्योंकि वो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रही है। तो हमेशा अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन के लिए हम लोग सिर्फ किसको कंसिडर करते हैं, इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को। एक ऐसी सिचुएशन जब पर्सन काम करना चाहता है बट फिर भी उसे काम नहीं मिल रहा। आई बात समझ? अब जो थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारे पास में फुल एम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, उन्हें काम मिल भी रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें सिंपली काम मिल भी रहा है, वो क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट, सब लोगों को काम मिल रहा है। It refers to the situation, ऐसी situation when all those who are able to work, वो लोग जो काम कर सकते हैं, able to work हैं, and are willing to work, और काम करना भी चाहते हैं, are getting work, उन्हें काम मिल भी रहा है। तो ये तो हैप्पी सिचुएशन है, जो लोग भी काम करना चाहते हैं, काम कर सकते हैं, उन्हें काम मिल भी रहा है। मतलब कंट्री के अंदर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। बट फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता कि कंट्री के अंदर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि एक भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है। देखो, एक नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा कंट्री के अंदर चलता है। फॉर एग्जांपल, आज मैं कोई जॉब कर रही हूँ, मुझे मेरी जॉब चेंज करनी है, तो बच्चा नई जॉब ढूंढने में हो सकता है मुझे 5-7 दिन लगे, हो सकता है मुझे 1 मंथ लग जाए, हो सकता है मुझे 6 मंथ्स लग जाए। तो इतने टाइम के लिए तो मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ। या फिर हो सकता है जिस टेक्नोलॉजी पर मैं काम कर रही हूँ वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई है, आउटडेटेड हो गई है, अब नई टेक्नोलॉजी मुझे सीखनी पड़ेगी, तो उस टाइम पीरियड के लिए मैं क्या हूँ, अनएम्प्लॉयड हूँ। तो ऐसी सिचुएशन कंट्री के अंदर रहती है, और एक नॉर्मल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा कंट्री के अंदर रहता है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तभी भी हम यही कहेंगे कि कंट्री के अंदर क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा कंट्री के अंदर रहता है। तो देयर इज ऑलवेज सम डिग्री ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमेशा थोड़ा बहुत अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी कंट्री में रहता है। इसे बोलते हैं नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये क्यों हो सकता है? हो सकता है जॉब चेंज करने की वजह से हो रहा है, कुछ टाइम के लिए मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। इसे बोला जाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। हो सकता है जिस टेक्नोलॉजी पर मैं काम कर रही हूँ वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो गई हो, मुझे नई टेक्नोलॉजी सीखनी है, उसमें कुछ टाइम लग जाए। हो सकता है मेरे पास में रॉ मटेरियल की सप्लाई अच्छी नहीं है, तो कुछ टाइम के लिए मुझे वेट करना पड़ रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, उस टाइम मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। इसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी लोग, जो भी लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें काम मिल रहा है, समझे? बट इसका मतलब ये नहीं होता कि कंट्री के अंदर एक भी पर्सन अनएम्प्लॉयड नहीं है। एक नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा कंट्री के अंदर चलता है। अब स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा मेन टॉपिक, डेफिशिएंट डिमांड। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है कि डिमांड क्या है, डेफिशिएंट है। डिमांड क्या है? कम है।
इट रेफर्स टू द सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। ऐसी सिचुएशन जब कंट्री के अंदर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम होगी, उस सिचुएशन को बोला जाता है डेफिशिएंट डिमांड। अब बच्चा इसका कर्व किस तरह से बनाएंगे, तो ये हम लोग ले लेते हैं हमारी y एक्सिस, ये हम लोगों ने ले ली हमारी x एक्सिस। एक्स एक्सिस पर क्या शो करेंगे बच्चा हम लोग, हमारी एग्रीगेट सप्लाई। याद करो एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम भी बोलते हैं, इनकम को किससे डिनोट करते हैं, y से, या फिर जीडीपी भी बोला जाता है। ये सारे नाम याद रखने हैं, एग्रीगेट सप्लाई को ही इनकम बोलते हैं, उसे ही हम लोग जीडीपी कहते हैं। y एक्सिस पर क्या शो करूंगी बच्चा मैं, मेरी एग्रीगेट डिमांड। तो सबसे पहले तो इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बना देते हैं। तो ये मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इनकम मतलब एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, एक स्ट्रेट लाइन बना देना 45 डिग्री के एंगल पर। ये क्या हो गई हमारी एग्रीगेट सप्लाई, कौन से लेवल पर, फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर, जब कंट्री के सारे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। अब अच्छा एग्रीगेट डिमांड बना दो, कुछ इसी तरह से बनता है कर्व। ये हम लोगों ने दिखाई हमारी एग्रीगेट डिमांड जब रिसोर्सेज का क्या हो रहा है, फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो बच्चा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई कहाँ इक्वल है, यहाँ इस पॉइंट पर इक्वल है। इस पॉइंट को बोला जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझे, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई भी इक्वल है और कंट्री के रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है, तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब बात है भाई डेफिशिएंट डिमांड। डिमांड क्या है, कम है। डिमांड कम है तो मतलब नई डिमांड ये हुई कि हमने सोचा था ये डिमांड होगी, बट एक्चुअली डिमांड ये हुई। इस डिमांड को हम लोग बोलते हैं प्लान्ड डिमांड, जो एक्चुअल डिमांड हुई है। तो बच्चा अब हमारी सप्लाई और डिमांड कहाँ इक्वल है, इस पॉइंट पर। ये क्या है, अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। तो बच्चा ये जो गैप है कि डिमांड कितनी कम है, ये जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है डेफिशिएंट डिमांड। क्या कहेंगे इस गैप को, डेफिशिएंट डिमांड या फिर डिफ्लेशनरी गैप, याद रहेगा। तो क्या करा हम लोगों ने, 45 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन बनाई, वो क्या है हमारी एग्रीगेट सप्लाई फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर, एग्रीगेट डिमांड ये हम लोगों ने दिखा दी फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर। ये क्या था हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, बट डिमांड यहाँ पर क्या है, डेफिशिएंट है, डिमांड कम हुई। तो अब इक्विलिब्रियम यहाँ हो रहा है और यहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर नहीं है, इसे हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड विदाउट फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो बच्चा ये जो डिफरेंस है हमारा, इसे मैं नाम दे देती हूँ, इसे एफ नाम देती हूँ। तो ये जो ई एफ है, ये ई एफ हमें क्या शो कर रहा है, डेफिशिएंट डिमांड। क्या शो कर रहा है, डेफिशिएंट डिमांड। अब बात करते हैं बच्चा कॉजेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, कि जो डिमांड कम है इसके पीछे क्या क्या कॉजेस है, इसे रीजंस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड भी बोला जाता है, याद रखना। तो बच्चा याद करो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। याद आया, C मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हाउस होल्ड सेक्टर जितना भी खर्चा कर रहे हैं। E मतलब प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स पे जो खर्चा किया जा रहा है। G मतलब हमारा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, X मतलब एक्सपोर्ट्स और M मतलब इंपोर्ट्स। तो बेटा एग्रीगेट डिमांड क्या है, कम है, डेफिशिएंट डिमांड है। तो वो कुछ यही रीजन रहा होगा कि प्राइवेट फाइनल एक्सपेंडिचर कम हुआ होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा, गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा, एक्सपोर्ट्स कम होंगे, इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे। तो फर्स्ट कॉज हो गया रिडक्शन इन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कि हमारा ये जो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा कर रहा है, वो खर्चा क्या है, कम है। इसे ये भी बोला जाता है डिक्रीज या फिर रिडक्शन इन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, की हाउस होल्ड सेक्टर जो खर्चा कर रहा है वो खर्चा क्या है, कम है। हाउस होल्ड सेक्टर खर्चा कम करेगा, डिमांड भी क्या होगी, कम होगी। सेकेंड है रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स नहीं करे जा रहे। अब अगर इन्वेस्टमेंट्स कम है तो अगेन एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम होगी। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, गवर्नमेंट लोगों को सब्सिडी कम दे रही है, डेवलपमेंट पे कम खर्चा कर रही है, रोड्स ब्रिजेस डैम्स वगैरह कम बना रही है, तो गवर्नमेंट का खर्चा कम है, अगेन एग्रीगेट डिमांड क्या होगी, कम होगी। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो गए। एक्सपोर्ट्स जब हम कर रहे थे तो हमारे यहाँ का जो आउटपुट है वो दूसरी कंट्रीज के अंदर जा रहा था, एक्सपोर्ट्स कम हो गए, मतलब हमारे आउटपुट की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो गई। इंपोर्ट्स इंक्रीज हो गए, भाई हम दूसरी कंट्री से सामान मंगा रहे हैं, ऑब्वियस ही बात है अगर हम दूसरी कंट्री से सामान मंगा रहे हैं
मतलब हम हमारी कंट्री के जो प्रोड्यूसर्स हैं, लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे सामान नहीं खरीद रहे, तो उनसे जो हम सामान खरीद रहे थे वो हमारी जो डिमांड थी वो डिमांड कम हो गई, क्योंकि हम कहाँ से डिमांड करें, दूसरी कंट्री से। तो हमारे यहाँ की डिमांड कम हो गई और हम फॉरेन कंट्रीज से डिमांड करें, तो इंक्रीज इन इंपोर्ट्स भी क्या है, रीजन है जिसकी वजह से हमारे यहाँ की एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। लास्ट है इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। बहुत ऑब्वियस है, सपोज मेरी इनकम है 100 रुपए, इसमें से मैं टैक्स देती हूँ बेटा 20 रुपीज, तो मेरे पास में इनकम बचती है 80 रुपीज। ये क्या है, मेरी डिस्पोजेबल इनकम है, खर्चा करने की इनकम। वही मैं कहती हूँ मेरी इनकम है 100 रुपीज, अब टैक्स इंक्रीज हो गए, टैक्स हो गए 40, तो बेटा मेरे पास में डिस्पोजेबल इनकम, खर्च करने वाली इनकम कितनी बची, 60 ही बची। अब मैं 60 का ही कंजम्पशन कर सकती हूँ। तो अगर टैक्सेस इंक्रीज हो जाएंगे तो मेरे हाथ में पैसा कम बचेगा, मेरे हाथ में पैसा कम बचेगा तो कहीं ना कहीं मेरी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दिस इज द रीजन बिहाइंड डिक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड। तो क्या देखा, डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है उस सिचुएशन को बोला जाता है डेफिशिएंट डिमांड। और ये जो गैप है EF, ये क्या शो करता है, डेफिशिएंट डिमांड, जिसे हम डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। कॉजेस क्या हो गए, डिक्रीज इन प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, डिक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, इंक्रीज इन इंपोर्ट्स एंड इंक्रीज इन टैक्स रेट्स। फटाफट से कॉपी करो, इसके कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। अभी डेफिशिएंट डिमांड का हम लोगों ने मीनिंग देख लिया, उसके कॉजेस हम लोगों ने देख लिए। अब बात करते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस की, उसका क्या रिजल्ट होगा, डेफिशिएंट डिमांड का कंट्री पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट प्रॉब्लम होगी बेटा अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अभी मैंने बताया था बेटा आपको, जब कंट्री के अंदर रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है और एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, मतलब इक्विलिब्रियम भी हो रहा है, रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन भी हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। बट एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल है, बट कंट्री के रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हमने सोचा था ₹10 करोड़ तक का आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा, बट एक्चुअली आउटपुट प्रोड्यूस किया गया ₹1 करोड़ तक का, मतलब रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। उस सिचुएशन को बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देखो यहाँ पर ये 45 डिग्री पर हम लोगों ने क्या ले रखी है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई, जिसे हम इनकम भी बोलते हैं, ये हमारी एग्रीगेट डिमांड थी। एग्रीगेट सप्लाई कौन से लेवल पर थी, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर थी, जब रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, और ये थी हमारी एग्रीगेट डिमांड। तो ये पॉइंट था इक्विलिब्रियम का, जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के भी इक्वल है और कंट्री के रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन भी हो रहा था, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो गई। अगेन यहाँ पर एग्रीगेट सप्लाई और डिमांड इक्वल है, मतलब इक्विलिब्रियम तो फॉर श्योर हो रहा है, बट अब रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। हमने सोचा था ₹10 करोड़ तक का आउटपुट प्रोड्यूस किया जाएगा, देखो सप्लाई होगी उतनी ही डिमांड होगी, बट एक्चुअली डिमांड ₹1 करोड़ तक की ही आई, ये प्लान्ड डिमांड हमारी कम रह गई। तो इक्विलिब्रियम तो हो रहा है, बट अब रिसोर्सेज का फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा, क्योंकि 2 करोड़ तक की एक्सेस कैपेसिटी रह गई। तो इसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सेकेंड है बेटा डिफ्लेशनरी गैप। बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर डिमांड कम होगी किसी भी चीज की तो प्रोड्यूसर के पास में कैसा स्टॉक रह जाएगा, अनडिजायर्ड स्टॉक रह जाएगा। भाई उसने तो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करा था, डिमांड कम आई, तो इस एक्स्ट्रा आउटपुट का प्रोड्यूसर क्या करेगा, तो प्रोड्यूसर अपनी प्राइसेस को गिरा देगा ताकि उसका आउटपुट जो है वो सोल्ड ऑफ हो सके, उसका आउटपुट निकल जाए, सेल हो जाए मार्केट में। और जब प्राइसेस किसी चीज की गिरती हैं उस सिचुएशन को बोला जाता है डिफ्लेशन। तो बेटा ये जो डेफिशिएंट डिमांड है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशनरी गैप। क्या कहते हैं इसे हम लोग, डिफ्लेशनरी गैप। याद रखना ये जो पॉइंट है जहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हो रहा था, इसे मैंने स्ट्रेट यहां पर जोड़ा, इसे डेफिशिएंट डिमांड भी बोलते हैं और डिफ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जब डिमांड डिक्रीज होती है तो प्रोड्यूसर का जो इतना सारा स्टॉक है जो उसने रेडी करा है वो अनसोल्ड रह जाएगा। इस डर के हमारे प्रोड्यूसर्स अपनी प्राइसेस को गिराते हैं। जब प्राइसेस कंट्री के अंदर गिरती है उस सिचुएशन को बोला जाता है डिफ्लेशनरी गैप या फिर डिफ्लेशन। क्लियर है। थर्ड है अनडिजायर्ड स्टॉक। अभी मैंने बताया प्रोड्यूसर ने सोचा था 10 करोड़ तक का आउटपुट प्रोड्यूस करा जाएगा, उतनी डिमांड आएगी, बट एक्चुअली डिमांड कितने की आई, 8 करोड़ तक की। तो ये जो 2 करोड़ तक का स्टॉक हमारे पास में रह गया, ये कैसा है, अनडिजायर्ड स्टॉक है, जिसकी वजह से अगेन प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्राइसेस को डिक्रीज करेगा और डिफ्लेशनरी गैप आएगा। लास्ट है लॉस ऑफ प्रॉफिट। बच्चा अभी हम लोगों ने देखा प्रोड्यूसर ने सामान बनाया कितने यूनिट्स तक का, ₹10 करोड़ की वैल्यू का, बट उसके पास में डिमांड आई ₹1 करोड़ की। तो बच्चा कहीं ना कहीं ये 2 करोड़ का सामान उसके पास में क्या रह गया,
अनवांटेड रह गया। अब इसे सेल करने के लिए प्रोड्यूसर को अपनी प्राइसेस डिक्रीज करनी पड़ रही है। भाई कितना अच्छा होता वो जितनी मर्जी आती उतनी प्राइस पर अपने प्रोडक्ट को बेचता। अगर वो 100 रुपए में बेच रहा था तो उसको अपनी प्राइस गिरा के 70 रुपए में बेचना पड़ रहा है। तो अगर उसको अपनी प्राइसेस डिक्रीज करके अपने प्रोडक्ट को बेचना पड़ रहा है ताकि उसके पास में अनवांटेड स्टॉक ना रहे, तो कहीं ना कहीं उसके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो देयर इज अ लॉस ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये सब क्या थी बेटा, प्रॉब्लम्स थी जो डेफिशिएंट डिमांड की वजह से होती है। तो बच्चा आज हम लोगों ने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे डिस्कस कर लिए। देन डेफिशिएंट डिमांड हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया, इसका कर्व देख लिया, मीनिंग देख लिया, कॉजेस देख लिए, इसके इंप्लीकेशंस जिसे हम रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेस बोलते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सेस डिमांड डिस्कस करेंगे। देन थर्ड वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। सो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और जितना हो सके वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करो। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।